ये आनंदपुर गांव था। वो गांव बहुत ही खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेला कूदा करते थे। गांव में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थीं और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के वार्षिक उत्सव में एक नई प्रतियोगिता शामिल की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज और 5 बोरी दाल भी है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। अरे कौन सी ड्रेस प्रतियोगिता? वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? ये वो प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग अलग रूप धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का भेष धारण करूंगी। और मैं भी। और तुम प्रगति? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? तभी प्रगति ने अपने फटे पुराने कपड़े देखे और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। पर तभी प्रगति ने इनाम के बारे में सोचा। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो हमारे घर में कई महीनों का राशन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा ही नहीं है। माँ से पूछती हूँ। प्रगति दौड़ते हुए अपने घर गई। उसकी माँ सरला एक विधवा थी। सरला को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। तभी वहाँ पर प्रगति भी आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब ये क्या नया ड्रामा है? तू तो हमारी परिस्थिति जानती है ना प्रगति? हाँ माँ, पर माँ इनाम 10 बोरी अनाज और 5 बोरी दाल का है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा। और तो और आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं ना माँ? कपड़े सिलने तो आते हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ हैं। अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिलना हो तो बता दो मुझे। फिर प्रगति सोचने लगी कि सफेद साड़ियों की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। तभी उसे एक आइडिया आया। माँ मैं परी बन सकती हूँ, लेकिन परियां तो रंग बिरंगी ड्रेस पहनती है ना माँ? हाँ, और परियों की ड्रेस पर बहुत सारी सजावट भी होती है। लेकिन बेटा हमारे पास रंग बिरंगे कपड़े कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। अगले दिन प्रगति खेलते खेलते जंगल में चली गई। वो अक्सर जंगल जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना और हिरणों के साथ खेलना बहुत पसंद था। और यूं ही वो जंगल के अलग भाग में चली गई। अरे ये कौन सी जगह है? मैं पहले यहाँ कभी भी नहीं आई हूँ। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितने खूबसूरत फूल हैं। काश मुझे इनकी तरह रंग बिरंगे कपड़े भी मिल जाए। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगता है। बिल्कुल मिल जाएगा। अरे ये कौन बोला? अरे यहाँ मैं। प्रगति को अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं था कि वो पेड़ बोल रहा था और उसकी आँखें भी थीं। अरे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो।
मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में परी बनना है। अरे तुम बोल भी सकती हो, मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो बल्कि एक जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से मुझे परी का ड्रेस दे सकती हो? ना ना ना, मैं परी माता थोड़ी ना हूँ जो मैं जादू से उनका ड्रेस तुम्हें दे सकूं। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो कैसे? तुम रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई रंग बिरंगे कपड़े देता हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच में। अरे वाह! उसके बाद जादुई पेड़ प्रगति को जादुई रंग बिरंगे कपड़े दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलने वाले पेड़। मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। ऑल द बेस्ट। फिर प्रगति वो कपड़े लेकर घर वापस चली गई। अरे प्रगति बेटा, क्या हुआ? तुम्हें कपड़ा मिला कि नहीं? माँ, ये देखिए, मैं रंग बिरंगे कपड़े लेकर आई हूँ। लेकिन बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, आप ये सब छोड़िए, बस आप जल्दी से ड्रेस बनाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद प्रगति की माँ सिलाई करना शुरू कर देती है और आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही सुंदर परी की ड्रेस तैयार कर दी। रंग बिरंगे कपड़े से वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाह बेटा, इस कपड़े से ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ माँ, लेकिन माँ, परी की छड़ी, ताज और पर कहाँ पर है? फिर सरला ने जल्दी से अलमारी खोली और वहाँ से उसने परी की छड़ी, ताज और पर निकाले जो उसने पहले ही बनाकर रखे हुए थे। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा हुआ था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग वेश में थे। कोई राजकुमारी, कोई जादूगर, कोई पंडित, तो कोई डॉक्टर। रानी और टीना वहाँ पर झगड़ा कर रही थी कि तभी प्रगति अपना सुंदर सा ड्रेस पहनकर वहाँ पर पहुँचती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जजेस उन्हें नंबर देने लगे। तभी रानी और टीना ने प्रगति को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने ही असली परी प्रकट हो गई। परी ने अपने जादू से प्रगति को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो प्रगति, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। प्रगति को सही सलामत नीचे उतारकर परी ने उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे प्रगति की ड्रेस खूब चमकने लगी। दर्शक ये देखकर हैरान थे। प्रगति के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ प्रगति। परी जादू करके वहाँ से चली गई और फिर जजेस ने प्रगति को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही साथ सारा इनाम भी। प्रगति गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की। चलो, ब्लाउज तो सिल गया, अब जल्दी से तुरपाई कर देती हूँ। कमला जी आती ही होंगी ब्लाउज लेने। अरे आज तो बड़ी गर्मी है। गरीब जानवी भरी गर्मी में कपड़े सिल रही होती है, तभी वहाँ पर कमला आती है। जानवी, मेरा ब्लाउज सिल गया है क्या? हाँ हाँ कमला जी, सिल गया है। ये लीजिए आपका ब्लाउज। कमला ब्लाउज सिलने के बदले जानवी को 100 रुपए दे देती है। बहुत ही बढ़िया ब्लाउज सिला है तूने बिटिया, भगवान तुझे तरक्की दे। शुक्रिया कमला जी, मुझ गरीब माँ को आपसे एक मदद चाहिए थी। आप जहाँ काम करती हैं, वहाँ मेरी सिलाई के बारे में बताइएगा।
मैं उनके कपड़े सस्ते में सिल दूंगी, वो भी जैसा कहेंगे वैसा ही सिल दूंगी। इससे मुझ गरीब दर्जी के 2 पैसे बन जाएंगे। मैं तेरी मजबूरी को समझती हूँ बिटिया। इतनी गरीबी में दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर तो किस तरह से अपनी 5-5 बेटियों का पेट पाल रही है। मगर मैं जिस कोठी में रोटी बनाने का काम करती हूँ वो बड़े सेठ लोग हैं। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, वो महंगे फैशन डिजाइनर से कपड़े सिलवाते हैं। ठीक है कमला जी, कोई बात नहीं। इसके बाद जानवी फिर से उदास होकर कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी वो अपनी 5 बेटियों को झगड़ते हुए घर में आते हुए देखती है। छोड़ मुन्नी, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ दे, ये मेरे हिस्से का जूस है। ऐसे कैसे? इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है और मुझे गर्मी लग रही है। ये ठंडा ठंडा जूस मैं पीऊंगी। इसे गर्मी में लाइन में लगकर मैंने ही लिया था। नहीं नहीं, ये दूध मैं पीऊंगी, मुझे दे दो ना दीदी। क्या बात है, तुम सब ऐसे लड़ झगड़ क्यों रही हो? वो माँ, हम रास्ते से आ रहे थे ना, तो वहाँ पर एक अंकल ठंडा ठंडा जूस बांट रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे थे, मगर जूस खत्म हो गया, बस एक ही मिल पाया। जानवी की 5 बेटियाँ ऐसे ही ठंडे पानी के लिए ललकती थीं। तभी जानवी की अमीर पड़ोसन दया अपनी बेटी पल्लवी के साथ मिठाई का डब्बा लेकर आती है। बाप रे जानवी, तेरे इस घर में एकदम आलू जैसी उबलने वाली गर्मी हो रही है। कितनी बार कहा है तुझे कि एक पंखा खरीद ले। अब खैर छोड़ ये सब, ये ले मिठाई खा। मगर ये मिठाई किस खुशी में? अब बस मैंने अपना पुराना वाला फ्रिज बेच दिया और नया डबल डोर का फ्रिज लिया है। पुराने वाले फ्रिज में बर्फ जमाने की कैपेसिटी बड़ी कम थी और इसमें मैं एक बार में ढेर सारा बर्फ जमा सकती हूँ। अब इतनी गर्मी में बिना ठंडे पानी से कहाँ चलता है। तब तो दया आंटी, अब तो आप हमें भी बर्फ दे देंगी ना? क्यों नहीं, आ जाना जब बर्फ चाहिए हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर उसी शाम, माँ बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। मैं और मुन्नी दया आंटी के घर से बर्फ मांगकर ले आती हैं, फिर हम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। चल मुन्नी। हाँ हाँ, चलो रिया दीदी। जानवी की दोनों बेटियाँ बर्तन लेकर उम्मीद लगाए दया के घर पर आती हैं। दया आंटी, थोड़ा बर्फ दे दो। आ गई दोनों मुंह उठाकर बर्फ मांगने। रुको जरा, अभी लाती हूँ। ये लो। जानवी की 5 बेटियाँ बर्फ का पानी पीकर बहुत खुश हो जाती हैं। अब वो हर रोज दया से बर्फ मांगने आती हैं। तभी एक दिन दया चिढ़कर कहती है, अरे तुम्हारा तो रोज रोज का हो गया है, सुबह शाम बर्तन लेकर फ्री की बर्फ मांगने आ जाती हो। अगर तुम 5 को बर्फ का पानी पीने का इतना ही शौक है तो जाकर कहो अपनी गरीब माँ से कि वो फ्रिज खरीद ले। जानवी की दोनों बेटियाँ आँखों में आंसू लिए घर आकर रोते हुए कहती हैं, माँ, आंटी ने हमें भगा दिया, हमें बर्फ भी नहीं दिया। हम इतनी गरीब क्यों है माँ? ना हमारे घर में एक पंखा है और ना ही फ्रिज, हमें इतनी गर्मी में गुजारा करना पड़ता है। रिया, अगर पिताजी जिंदा होते तो आज हमारे घर में भी ये सब कुछ होता। माँ तो खुद कितनी मुश्किल से हमें पाल रही हैं। उस दिन गरीब जानवी की 5 बेटियाँ उदास होकर भूखे पेट ही सो जाती हैं। तभी जानवी एक टूटे फूटे बक्से से 5 गाउन निकालकर आंसू भरी आँखों से देखते हुए कहती है, तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर तुम्हारी इस गरीब दर्जी माँ का दिल भी बहुत दुखता है मेरी बच्चियों, मगर मैं क्या करूँ। वैसे मैंने तुम 5 के लिए बचे कतरन से ये गाउन सिला है, मगर पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा भी कि नहीं। गरीबी भरी जिंदगी को सोचते हुए जानवी की आंख लग जाती है। फिर एक दिन जानवी जब बाजार जा रही होती है
तभी वो एक शिकारी को पिंजरे में एक चिड़िया को ले जाते हुए देखती है। बेचारी चिड़िया इस पिंजरे में कितनी उदास बैठी है, मुझे इसे बचाना होगा। फिर जानवी शिकारी का पीछा करते हुए जंगल में आ जाती है, जहाँ शिकारी कहता है, अब मैं इस चिड़िया को मार कर खाऊंगा और फिर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। तभी जानवी एक मोटे से डंडे से शिकारी को मारकर बेहोश कर देती है और जैसे ही पिंजरा खोलती है तो वो चिड़िया एक परी बन जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक दुष्ट जादूगर है, इसने मुझे चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जानवी परी को अपनी सारी परेशानियां बताती है। मेरे साथ साथ मेरी 5 बच्चियों को भी गर्मी और गरीबी झेलनी पड़ती है। वो हरदम बस बर्फ बर्फ करती रहती हैं। प्यारी परी तुम मेरी मदद करो। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और जानवी को एक लाल रंग की पोटली दे देती है। इस पोटली में क्या है परी रानी? इसमें जादुई बीज है, इन्हें ले जाकर किसी भी कपड़े पर छिड़क देना, फिर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आकर जानवी उस पोटली में रखे बीजों को सबसे पहले अपनी बेटियों के लिए सिले हुए गाउन पर छिड़कती है। तभी यकायक वो बर्फ के लहंगे बन जाते हैं। जानवी की 5 बेटियां बर्फ के लहंगे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अरे वाह, ये तो बर्फ का झबले वाला फ्रॉक है। पीहू, इसे झबरी वाला फ्रॉक नहीं बल्कि लहंगा कहते हैं मेरी बहन। माँ आपको पता है हम 5 को लहंगा पहनने का बड़ा मन था और देखो हमें ये बर्फ वाला सुंदर सा लहंगा मिला है। क्या हम इसे पहन लें? हाँ मेरी बच्चियों, ये बर्फ का लहंगा तुम्हारे लिए ही तो है। फिर वो 5 बर्फ का लहंगा पहनकर बाहर आ जाती हैं और अपनी बच्चियों के खुशी से खिले हुए चेहरे को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया परी रानी, तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियाँ ये बर्फ का लहंगा पहनकर बहुत खुश हैं। माँ ये बर्फ का लहंगा बहुत ही सुंदर है, इसमें हमें जरा सी भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ माँ, इस बर्फ के लहंगे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ आप ऐसा ही बर्फ वाला लहंगा हमारे आस पड़ोस रहने वाले सभी बच्चों के लिए सिलना शुरू कर दो, फिर देखना हमारी खूब अच्छी कमाई होगी। जानवी को अपनी बेटी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। तभी वो पोटली के अंदर से कुछ जादुई बीज निकालकर कपड़ों पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े बर्फ के ना बने, बस बर्फ जितनी ठंड इसमें भर जाए। जानवी के इतना कहते ही उन जादुई बीजों में से एक सुनहरी रोशनी निकलकर उस कपड़े में समा जाती है और कपड़े का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वही गरीब जानवी की 5 बेटियाँ जब अपना बर्फ का लहंगा पहनकर घर से निकलती हैं, तो अब उनकी हम उम्र की बच्चियाँ वैसा ही बर्फ का लहंगा सिलने का ऑर्डर दे जाती हैं। और तभी दया भी जानवी के घर आकर माफी मांगते हुए मक्खन लगाते हुए कहती है, जानवी उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दया जी, देखो ना, जब से पल्लवी ने तुम्हारी 5 बेटियों को बर्फ का लहंगा पहने देखा है, हाँ ये जिद पकड़कर बैठ गई है। मगर एक बात तो बताओ, ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं है? दया जी, हलवाई अपने हाथों के स्वाद का राज किसी और को बताता है नहीं ना, इसीलिए मैं भी ये आपको नहीं बता सकती, मगर बर्फ वाला लहंगा बन जाएगा। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ ऐसे कपड़े सिल सकोगी जिसे पहनने पर मुझे ठंडक मिले? चिंता मत कीजिए दया जी, ये दर्जी आपके लिए ऐसे कपड़े सिलेगी जो आपको इस गर्मी में शिमला जैसी ठंडक का एहसास देगा। दया के चले जाने के बाद जानवी कपड़े सिलना शुरू करती है
और लहंगा और दया के लिए ब्लाउज और सूट बनाती है। लहंगा और कपड़े तो सिल गए, अब बस मुझे इन जादुई बीजों को छिड़कना है। फिर जानवी लहंगे और कपड़े पर परी की दी हुई जादुई बीज छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये लहंगा और कपड़े बर्फ के बन जाएं। इतना कहते ही वो लहंगा और कपड़े बर्फ के बन जाते हैं और जानवी फिर से उन जादुई बीजों को इस बार कपड़े पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये सारे कपड़े बर्फ जितने ठंडे हो जाएं। इस बार भी जानवी के कहे अनुसार ऐसा ही होता है। इसके बाद देखते ही देखते गरीब दर्जी जानवी के घर में कपड़े सिलवाने के लिए लोगों की भीड़ होने लगती है, जिससे जानवी के सिले कपड़ों से लोगों को भरी गर्मी से राहत मिलती है और जानवी की अच्छी कमाई भी होती है। पर किसी को भी इसके पीछे के जादू के बारे में पता नहीं चलता। अपनी मेहनत से जानवी गरीबी में न सिर्फ अपनी 5 बेटियों का पेट पालती है, बल्कि एक अकेली औरत होकर भी गरीबों में बड़ा मकाम हासिल करती है। और अब उसके पास अच्छा घर बार था, जिसमें फ्रिज, पंखा, एसी सभी चीज थी। चंदनपुर नाम के एक गाँव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। कोमल, महेश और संगीता तीनों एक साथ में हंसी खुशी से रहते थे। महेश ज्यादातर शहर में ही रहता था, क्योंकि महेश शहर में एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन महेश 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त कोमल के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आता है और उससे कहता है, कोमल बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। गिफ्ट पाकर कोमल बहुत खुश होती है। ओह वाओ! थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन के बाद महेश फिर से शहर चला जाता है और कोमल और संगीता भी अच्छे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक संगीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। फिर जब महेश को इस बात का पता चलता है, तो महेश तुरंत ही गांव में आता है, जहां पर डॉक्टर उससे कहती है, देखिए महेश जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है। उनकी बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। ये एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। ये सुनकर तो मानो महेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। फिर महेश एक कोने में खड़ा होकर बहुत रोता है। फिर महेश और कोमल संगीता को लेकर घर आ जाती हैं और महेश उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। कोमल भी महेश के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती है। लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा कोमल, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल कर लूँगा। अच्छा ठीक है पापा। उसके बाद कोमल जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन कोमल के स्कूल से लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। और फिर, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो इतना? माँ तो ठीक है ना पापा? कोमल, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। ये सुनते ही कोमल भी जोर जोर से रोने लग जाती है। संगीता की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर महेश के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि कोमल अभी छोटी है, तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर महेश दूसरी शादी कर लेता है। महेश की दूसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। चंदा के पहले पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
और चंदा की भी कोमल की उम्र की ही एक लड़की थी जिसका नाम हिमांशी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही महेश वापस शहर चला जाता है और अब घर में कोमल, चंदा और हिमांशी ही थी। चंदा अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगती है और तीनों एक साथ खुशी से रहती हैं। कोमल को कभी भी नहीं लगा कि चंदा उसकी सौतेली माँ है। इधर चंदा ने भी कभी भी कोमल को सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन चंदा को महेश का कॉल आता है। हेलो चंदा, मैं इस महीने गांव कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता। क्यों जी, क्या बात है? चंदा, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है चंदा, अब मैं फोन रखता हूँ। और फिर चंदा उस दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, बेटा कोमल और हिमांशी, तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वो इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। अरे माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं? हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम? आप दोनों को लहंगा सिलना आता है क्या? हाँ बेटा, मैं जब मेरे मायके में थी तभी मैंने लहंगा सिलना सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लगी थी और मुझे देखते देखते हिमांशी भी ये काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता है। बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। चंदा शादी के बाद आते वक्त अपने साथ जो कुछ पैसे लेकर आई थी, तो उन पैसों से ही चंदा ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगे सिलने की दुकान खोल ली। चंदा और हिमांशी को लहंगा सिलना आता था। वो दोनों अच्छे से लहंगे सिलने लगी और जब वक्त मिलता तब चंदा कोमल को भी लहंगा सिलने का काम सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कोमल को हर तरह के लहंगे सिलना आ गया था। उन तीनों माँ बेटी की डिजाइन इतने अच्छे होते थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगों की तारीफ सभी जगहों पर होने लगी। फिर चंदा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है। मैडम, मैंने आपकी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। धन्यवाद मैडम। कहिए, आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह के स्टाइलिश पूरे 200 लहंगे चाहिए। 200 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ, आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे 20 दिन में 200 लहंगे बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एडवांस। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर चंदा, कोमल और हिमांशी ने दिन रात मेहनत करके 200 लहंगों का ऑर्डर 15 दिनों में ही पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही आराम करने लगी। फिर 2 दिन आराम करने के बाद जब वो फिर से दुकान पर गयी, तो दुकान में ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे। ये देखकर तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी और
हाय, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था, लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए। अब हम उस मैडम को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ पर एक लहंगा था। जब से दुकान खुली थी तब से किसी ने भी उसे नहीं खरीदा था। तभी वो लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो चंदा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? यहाँ देखो, मैं एक लहंगा हूँ। जब चंदा ने वहाँ देखा तो वो एक लहंगा था। चंदा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। अरे, तुम कैसे बोल सकते हो? चंदा, मैं कोमल की माँ का जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुको। फिर वो लहंगा अपने जादू से चोरी हुए सारे लहंगे को वापस लेकर आ जाता है। फिर ये देखकर चंदा, हिमांशी और कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद वो मैडम आकर उन्हें पूरे पैसे दे देती हैं और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जादुई लहंगे की वजह से चंदा का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। फिर चंदा ने वो लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया और महेश को भी फोन करके वापस गांव बुला लिया और उसका लहंगे का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब उन लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।